हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर? दिस इज क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एंड ये डिजिटल मैथ्स पे पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर है, पार्ट 6। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू दैट, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट समझना है। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दैट, देन कम ओवर इन पार्ट 6। और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, क्लियर, जिसके अंदर सारा डिटेल्स जो हम लोग देखने वाले हैं, क्लियर, दैट आर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किस तरह से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है वो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वाई कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। क्लियर? ये सारी डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सी, आप लोग ने नोट डाउन किया हो ना किया, आई डोंट नो, बट कभी भी कहीं पे भी सपोज गैस चल रहा है, उसके ऊपर अगर आप कुछ देखोगे तो फ्लिकरिंग जैसा दिखाई देता है, हिलता हुआ दिखाई देता है। कोई भी चीज, कहीं पे भी आग लग रही है तो उसके आजू ऊपर जो वेव्स चलती है वहां पे अलग से फ्लिकरिंग, सब ऑब्जेक्ट जो फ्लिकर करते हुए दिखते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि जो एयर होती है, हॉट एयर, जो मतलब हमारा जो गैस जलता है या कोई फायर लगी हुई है तो उसके ऊपर जो हवा होती है दैट इज हॉट एयर। और हॉट एयर हमेशा लाइट होती है, वो रेयर होती है, मतलब रेयर मीडियम होता है, उसके अंदर इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं होती कंपेयर टू द कूल एयर विच इज अबव दैट। क्लियर? सो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, कंटिन्यूसली जो हमारी लाइट गिरती है दैट इज रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है, डेंसर से रेयर मीडियम में, और वो कंटिन्यूस चलता रहता है। हमारी हवा जो है, मूवमेंट कंटिन्यूस चल रही है, तो उसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लिकरिंग दिखाई देता है, और दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रैंडम फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर। क्लियर? आग के ऊपर कोई भी गर्म हवा है, मीन्स आग के ऊपर गर्म हवा ही होती है, ऑब्वियस सी बात है, और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स फ्लिकर करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूसली एयर मूव कर रहा है और उसकी वजह से फ्लिकरिंग दिखाई देता है। क्लियर? The air above the fire becomes hotter than air further up. The hotter air is lighter, less dense than the cooler air above it and has refractive index slightly less than the cooler air. Clear? So hot air जो होता है वो lighter होता है, less denser होता है, तो उसकी वजह से atmospheric refraction मतलब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो फ्लिकरिंग जैसा अलग से दिखाई देता है। क्लियर? Since the physical condition of refracting medium air are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction. क्योंकि अब हमारे एटमोसफियर में एयर तो ऐसा तो है नहीं स्टॉप एक जगह रुकी हुई है, एयर कंटिन्यूसली मूव होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करती रहती है। उसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स जो है उसकी पोजीशन ऐसा लग रहा है फ्लक्चुएट हो रही है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, बट जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि हॉट एयर मूव कर रही है, एयर मूव कर रही है, तो उसकी वजह से वो फ्लिकरिंग जैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये फेनोमेना भी मेनली बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। एक्चुअल पोजीशन स्टार की कहीं और होती है और हमें स्टार दिखता कहीं और है। क्यों? देखो, नाइट के टाइम, स्पेशली फॉर नाइट टाइम, हमारा जो ये अर्थ है वहां पे एयर की डेंसिटी कंपेयर टू इधर, क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट के टाइम पे यहाँ पे हवा कूल होती है, ठंडी होती है, और स्टार के पास, स्टार तो क्या है, हॉट बॉल है, वहां पे गैसेस से बना हुआ है, तो हॉट एयर वहां पे होती है। सो नियर बाय स्टार इट इज हॉट एयर। क्लियर? सो वहां से जब एयर, यहाँ पे लाइट डेंसर मीडियम से एयर ट्रैवल करती हुई आती है, और हमारा एटमॉस्फेयर जो कंटिन्यूसली मूव करता है, हवा कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है उसकी पोजीशन जो है यहाँ पे होती है, लेकिन हमको दिखता यहाँ पे कहीं और है, और हवा कंटिन्यूसली चलती है। सो उसकी वजह से ये अपेरेंट पोजीशन भी फिक्स नहीं है, वो भी चेंज होते रहता है। तो ऐसा लगता है कि कभी डीम लाइट दिखती है, कभी ब्राइट लाइट दिखती, तो ऐसा लग रहा है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअली स्टार ट्विंकल कुछ नहीं करते हैं, स्टार कंटिन्यूस लाइट दे रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऐसा लगता है हमें कि स्टार्स जो है ट्विंकलिंग कर रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं। क्लियर? सो हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट।
द स्टारलाइट्स ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, वहां से आ रहा है स्टार के पास से अर्थ तक आएगा तो बहुत सारे लेयर्स पास ऑन होते हैं और कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होते रहता है उस जगह का। सो एटमोस्फियर बेंड्स स्ट्रेट लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो अब एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो नॉर्मल की तरफ से लाइट जो है बैंड होती रहती है, बैंड होती रहती है, तो एक्चुअल पोजीशन कहीं और हो, क्लियर, और दिखता वो कहीं और है। दिस इज एक्चुअली शोन। Apparent position of star is not stationary. Since the stars are very far, they appear point-size source of light. अब apparent position, भाई ऐसा नहीं है कि स्टार एक ही जगह दिखाई दे रहा है, apparent position भी चेंज हो रही है, भले थोड़ा सा डिफरेंस है, तो डिफरेंस की वजह से लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, क्लियर। The apparent position of the star fluctuates and the amount of starlights entering the eye flickers. The stars sometimes appear brighter and sometimes fainter, which is the twinkling effect or twinkling effect of स्टार, क्लियर। सो क्या है, लाइट जो आ रही है स्टार के पास से, एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि उसकी जगह पहले तो चेंज हो जाती है, प्लस हमारा एटमॉस्फेयर में एयर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, सो उसकी वजह से और ज्यादा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो स्टार्स का अपरेंट पोजीशन भी चेंज होती है, तो कभी ज्यादा ब्राइट लाइट हमारे पास आती है, कभी फेंटर लाइट आती है, तो ऐसा लगता है स्टार क्या हो रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई देता है, क्लियर। दिस इज हाउ। फिर आता है कि हमारा जो डे है, डे में भी डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्चुअली क्या होता है, जब सन राइज होता है तो सन सिर्फ यहां तक पहुंचा होता है, लेकिन हमें दिखाई यहां पे देता है, ऐसा लगता है सनराइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेम जो स्टार के अंदर है सेम चीज, तो यहां पे होता है, तो कंटिन्यूसली लाइट आ रही है, तो उसकी वजह से बैंड होने की वजह से ऐसा लगता है सन यहाँ पे पहुंच चुका है। तो अर्ली सनराइज, सन एक्चुअली राइज हुआ नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, लेवल से ऊपर आता है तो ही सनराइज होता है, तो सनराइज होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है सनराइज हो गया, सो अर्ली सनराइज। और इसी तरह से सनसेट के वक्त, सनसेट जब हो चुका होता है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन यहाँ पे दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है सनसेट हुआ नहीं है। तो एक्चुअल डिफरेंस कितना है सनराइज और सनसेट का? द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब 2 मिनट जल्दी सनराइज हो जाता है एक्चुअल सनराइज से पहले 2 मिनट, तो 2 मिनट का डिफरेंस वहां हुआ। देन सनसेट के बाद 2 मिनट तक हमको सन दिखाई देता है, तो सनसेट भी 2 मिनट लेट हुआ, तो पूरे दिन में सनराइज और सनसेट को कैलकुलेट करें तो कितने मिनट का डिफरेंस हुआ, 4 मिनट्स का। सो टोटल टाइम इंक्रीज इन द डे ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज अबाउट 4 मिनट। तो अगर कोई सनराइज और सनसेट का अलग पूछे तो सिर्फ 2 मिनट्स, लेकिन अगर पूछे पूरे डे में कितना डिफरेंस आ रहा है तो टोटल 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ये चीज याद रखनी है आपको, क्लियर। नेक्स्ट है कि स्काई जो है हमारा, वो डे टाइम पे इतना क्लियर ब्लू क्यों होता है, क्लियर। सो वो चीज का आंसर मिलेगा हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। तो आप बोलोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है सर? देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स लाइट का हमारे जो एनवायरमेंट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से पार्टिकल्स के साथ टकरा के स्कैटर होना, अपना पाथ से डेविएट होना, क्लियर। और वैसे आपको पता हो कि अगर प्योर सॉल्यूशन है तो हमको लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता, लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से लाइट जो है पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं और उसकी वजह से स्कैटरिंग होता है, और स्कैटरिंग की वजह से हमको लाइट का पाथ दिखाई देता है। सो सेम चीज, पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। अगर ट्रू सॉल्यूशन है, अगर प्योर सॉल्यूशन है, तो वहां पे लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। हाउएवर इफ it is path becomes visible through a colloidal solution where the size of particle is very relatively large, this scattering of light gives us Tyndall effect। मतलब अगर हमको पाथ दिखाई देता है, क्लियर, colloidal solution से पाथ हो रहा है, तो पाथ seen through the colloidal solution is known as scattering, and scattering की मदद से हमको मिलता है Tyndall effect। ये आपको Tyndall effect दिखाई देगा अगर एक अंधेरा रूम है, उसके अंदर एक छोटा सा होल कर दो जिससे सनलाइट पास हो रही है, तो आपको पूरी पूरी पाथ ऑफ बीम दिखाई देगी। सो दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर भी आप चले जाओ डेंस फॉरेस्ट में, और उसके ऊपर से देखो तो इस तरह से लाइट दिखाई देती है, उसका पाथ दिखाई देता है,
that is also known as Tyndall effect. Tyndall effect is seen in a room filled with smoke and light passing through the hole in it. It can be observed in canopy of dense forest. Very fine particles scatters mainly blue light, while particles of larger size scatter a longer wavelength. If the size of scattering particle is large enough, then the scattering light may even appear white. Clear? तो अगर छोटे पार्टिकल्स, क्योंकि देखो ब्लू जो है सरफेस वायलेट की तरफ, तो सबसे छोटे पार्टिकल्स जो है ब्लू को स्कैटर ज्यादा करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और अगर पार्टिकल्स बड़े हो रहे हैं तो रेड जो है रेड कलर की लाइट को भी स्कैटर कर सकते हैं, और उससे भी बड़े हुए अगर, तो पूरी पूरी लाइट जो स्कैटर हुई है वो व्हाइट बीम के तौर पे भी दिख सकती है। सो दिस इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, उसके बेस पे डिफ्लेक्शन होता है, स्कैटरिंग होता है। क्लियर? नाउ व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू? कलर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? तो एक चीज सिंपल सा समझ लो, डे टाइम पे हमारे एनवायरमेंट में एकदम स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स जो सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। क्लियर? और बाकी जो रेड लाइट है क्लियरली निकल जाते हैं। क्लियर? सो उसकी वजह से द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end than the light of longer wavelength at the red end. मतलब ब्लू साइड में जो लाइट्स है उनको स्कैटर करने में हेल्पफुल होता है। सो स्कैटरिंग हो जाता है। स्कैटरिंग होने की वजह से क्या है? स्कैटरिंग होने की वजह से ब्लू लाइट पूरे स्काई में स्प्रेड होता है और वो हमारे पास दिखाई देता है। सो द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 times greater than the blue light. Thus, when the sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in air scatter the blue color. Scattered blue light enters our eyes, so the sky is blue. तो दिन में जो ब्लू लाइट स्कैटर हुई है वो हमारी आइज तक पहुंचती है और उसकी वजह से हमको जो स्काई है प्योर ब्लू कलर दिखाई देता है। क्लियर? इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फियर, अगर एटमोस्फियर नहीं होता, द स्काई वुड लुक डार्क, पूरा ब्लैक कलर। जैसे हम लोग यूनिवर्स को देखते हैं, वहां पे कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्स इज ब्लैक। क्लियर? You might have observed that the danger signal lights are red in color. Obviously बात है, रेड कलर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर इतना स्कैटर होता ही नहीं है, दूर तक भी देखोगे तो सेम कलर रेड कलर दिखाई देगा। आपके ट्रेन के सिग्नल्स देखे होंगे आपने, वो रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिग्नल्स दूर से भी दिखाई दें। क्लियर? बिकॉज रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, इट कैन बी सीन एट अ डिस्टेंस ऑल्सो। दूर से भी सेम टू सेम कलर दिखाई देता है क्योंकि वो स्कैटर नहीं होता, इसलिए रेड कलर के सिग्नल्स यूज किए जाते हैं। क्लियर? दिस इज वॉज अबाउट ब्लू स्काई। अब सनराइज और सनसेट पे कैसा कलर होता है और कैसा कलर होता है तो क्यों होता है? क्लियर? अब सनसेट और सनराइज के टाइम क्या होता है? इवनिंग टाइम पे पार्टिकल्स जो है, अब यहाँ पे होरिजोन के पास आया तो पार्टिकल्स बड़े लार्ज साइज के होते हैं। क्लियर? सो लाइट फ्रॉम द सन नियर होरिजोन पासिस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्ज डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोस्फियर बिफोर रीचिंग आवर आइज। तो सनसेट और सनराइज के टाइम क्या होरिजोन पे होता है, तो बहुत ज्यादा थिकर एयर होती है और बहुत ज्यादा दूर होते हैं, सो हमारी आइज तक पहुंचने में टाइम लगता है। सो लाइट फ्रॉम सन ओवरहेड ट्रेवल्स रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस एट नून। द सन अपीयर्स व्हाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। क्लियर? क्योंकि सन जो है एकदम स्ट्रेट हमारे सिर पे जब होता है तब तो सबसे कम डिस्टेंस है हमारा। क्लियर? सो उसकी वजह से सन दिन में जो है व्हाइट दिखता है और ब्लू और वायलेट कलर जो बहुत कम स्कैटर होते हैं। लेकिन सनसेट सनराइज के टाइम नियर होरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स, देयरफॉर द लाइट दैट रीचेस आवर आईज इज लॉन्गर वेवलेंथ। दिस गिव्स राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। और इसकी वजह से, क्योंकि डे और नाइट टाइम पे पूरा पूरा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, थिकर लेयर होता है, तो सारे के सारे ब्लू लाइट स्कैटर होकर अपने पास पहुंचते ही नहीं है। पहुंचते कौन से? रेड कलर की लाइट्स जो हमारे पास पहुंच पाती है, इसीलिए सन जो है रेडिश कलर का दिखता है, स्काई भी रेडिश कलर के होते हैं। क्लियर? समझ में आया? दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 हर एक पार्ट को प्रॉपर देखो। हर एक पार्ट का टेस्ट आपने दिया ही होगा, नहीं दिया है तो गो थ्रू इच एंड एवरी पार्ट एंड गिव द टेस्ट। क्लियर? ताकि आपको पता चले एंड प्लीज आपको पसंद आए, प्लीज लर्न ईच एंड एवरी कमेंट, और ठीक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।